नमस्कार। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए सेमेस्टर 2 की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अपना नया का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो रिलेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग से, यानी कि स्तनपान से। अभी तक हम लोगों ने देखना प्रेगनेंसी के बाद में जो 9 महीने का पीरियड होता है उस टाइम हम लोग क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। फिर हम लोगों ने डिलीवरी की प्रोसेस देखी। डिलीवरी के बाद हम लोग बात कर चुके हैं कि महिला और जो नवजात शिशु होता है उनकी क्या क्या देखभाल की जा सकती है। उसी में से एक जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग से, यानी कि स्तनपान। स्तनपान वो प्रोसेस होती है जिसमें नवजात शिशु को जो माँ का जो दूध होता है, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, जो बच्चे को एक संपूर्ण आहार के रूप में पोषण प्रदान करती है। तो वो जो ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस होती है वो करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग में जो दूध की कमी होती है किन कारणों से हो सकती है, या फिर जो और कोई प्रॉब्लम्स आती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि स्तनपान, जो नवजात शिशु होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए स्तनपान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो स्तनपान की प्रोसेस, अगर स्तनपान की हमें डेफिनेशन लिखनी होगी व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि नवजात शिशु को माँ के द्वारा जो दूध पिलाया जाता है या फिर जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है IgA, जो बच्चे को पोषण प्रदान करवाती है, वो क्या कहलाता है हमारा स्तनपान करने का तरीका कहलाता है। फिर हम लोग बात करते हैं महत्व के बारे में, यानी कि स्तनपान करवाना क्यों आवश्यक है, स्तनपान करवाने की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करवाया जाता है। तो आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है कौन, क्योंकि माँ के दूध में बच्चे की वृद्धि के लिए और बच्चे के विकास के लिए जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म हुआ होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु के लिए जो इतने भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं, नवजात शिशु का जो पूर्ण आहार होता है वो सिर्फ माँ का दूध ही होता है। तो जो नवजात शिशु के लिए जो बच्चे को स्तन का दूध पिलाया जाता है, उस दूध के द्वारा बच्चे की वृद्धि और विकास होता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या पाई जाती है IgA, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, जिसके द्वारा वो उसकी क्या बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इनबिल्ट करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और इस दूध में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो हमारी IgA के रूप में पाई जाती है। और फिर हम लोग कह सकते हैं जो शिशु को बीमारियों और जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचाने में मदद करता है। इससे जो माँ के साथ इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता है, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ, माँ के साथ, किसका, बच्चे का, यानी कि माँ के साथ बच्चे का जो इमोशनल अटैचमेंट है वो जुड़ जाता है। और बच्चे को जो बीमारियों का खतरा भी कम रहता है, क्योंकि स्तनपान कराने से माँ और बच्चे दोनों के लिए जो बीमारियों का खतरा रहता है, क्योंकि इससे बच्चे की इम्यूनोग्लोबुलिन कैपेसिटी होती है या फिर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या होता है, ये बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, जिनमें से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, मोटापा और कुछ कैंसर जैसे रोग शामिल होते हैं। तो जब बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, यह बच्चों को पोषण प्रदान करता है, पोषण के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाता है और बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि इसका मैनेजमेंट, इसको मैनेज किस तरीके से किया जाता है। अच्छी कुंडी स्थापित करना, यह सुनिश्चित करना कि बच्चा स्तन को सही ढंग से पकड़ता है, निप्पल के दर्द को रोकने में मदद करता है और प्रभावी दूध हस्तांतरण में सुनिश्चित करता है। यानी कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है उस समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के द्वारा सही तरीके की पोजीशन ली हुई हो, और इसके साथ साथ जो निप्पल से जब दूध निकल रहा है तो उस समय माँ को कोई दर्द ना हो। फिर दूसरा है मांग पर स्तनपान, यानी कि जब बच्चे को नीड होती है, नीड के टाइम हमें क्या देना, उस बच्चे को दूध पिलाना। जब भी बच्चे में भूख के लक्षण दिखाई दे उसी समय उन्हें क्या देनी चाहिए, दूध पिलाना चाहिए। आमतौर पर शुरुआत के जो हफ्ते होते हैं, यानी कि जन्म के कुछ ही दिनों बाद के जो हफ्ते होते हैं, उसमें हर 2-3 घंटे में क्या दिलाना चाहिए, बच्चे को दूध का स्तनपान करवाना चाहिए। बच्चे के बढ़ते वजन की निगरानी रखना, यानी कि नियमित वजन जाँच, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद बच्चे के जो वेट में जो डिफरेंस आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना है। यानी कि ऐसा नहीं कि हमें उसको ओवर ईटिंग करवा दें, यानी कि ज़्यादा भी नहीं पिलाना है, हर सिर्फ 2-3 घंटे में। और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे में कब, जब जन्म हुआ है, यानी कि जब तुरंत जन्म हुआ है, जन्म की शुरुआती जो 2 से 3 हफ्ते हैं उन हफ्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाने की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर उसके बाद हमें उसके वज़न को ध्यान में रखते हुए बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसे स्तनपान करवाना चाहिए।
फिर है माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। दूध की आपूर्ति और बच्चे के समग्र विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम भी होना चाहिए, उसे पोषण और जल योजन का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि बच्चे के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, बच्चे के आहार का ध्यान रखना ही है। इसके साथ साथ हमें जो माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, यानी कि माँ को पूर्ण आराम मिले, माँ को भी पूर्ण पोषण मिलता रहे, जिससे दूध ग्रंथि और जल्दी डेवलप हो जाए और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रोवाइड हो। और उसके साथ साथ जल योजन, यानी कि बॉडी में जो वाटर की कैपेसिटी होती है या फिर वाटर को बैलेंस करके रखना चाहिए। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। फिर हम लोग बाद में देखते हैं तैयारी, यानी कि प्रिपरेशंस। प्रिपरेशंस, विश्राम, यानी कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है उसके बाद प्रॉपर रेस्ट की नीड होती है। स्तनपान कराने के लिए एक आरामदायक यानी कि रेस्ट कर सके और शांत जगह को ढूंढना चाहिए। यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए एनवायरनमेंट पे कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। फिर है स्थिति निर्धारण, यानी कि पोजीशन, पीठ को अच्छे समर्थन के साथ आरामदायक स्थिति में बैठाएं या फिर लेटें। यानी कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है उस समय जो भी माँ होती है, महिला को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है या फिर वो दीवार का सहारा लेके बैठ सकती है। इसके साथ साथ या फिर वो लेट कर या फिर दीवार के सहारे आराम से कंफर्टेबल होकर बैठने की पोजीशन में आ सकती है। स्तनपान के लिए आवश्यक चीज़ें तैयार करके रखना, यानी कि अगर हम स्तनपान कराने बैठे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम तो महिला को ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास सारी सामग्री हो, यानी कि जो भी आवश्यकता की सामग्री होती है, जैसे तकिया पास में हो, डकार लेने के यानी कि दूध पीने के बाद बच्चों को जो डकार दिलवाई जाती है कि गैस ना बने, कब्ज ना बने, इसके लिए डकार के लिए जो कपड़े के यूज़ में आते हैं वो तैयार रखने चाहिए। निपल्स को साफ़ करने के लिए अगर क्रीम बाद में यूज़ करते हैं अगर ज़रूरत हो तो ही, और जल योजन के लिए पानी, और फिर बाद में पानी पीने के लिए भी साथ में रखना चाहिए। यानी कि जितने भी चीज़ें होती है जो आपको उस समय नीड होती है उन सारी चीज़ों को एक साथ पहले कलेक्ट करके रखना चाहिए। तो हम लोगों ने मैनेजमेंट देखा, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें पहले से मैनेज करके रख सकते हैं और क्या क्या प्रिपरेशंस कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं स्थिति के बारे में, यानी कि जो महिला होती है, महिला कौन सी स्थिति यानी कि पोजीशन को, कौन सी पोजीशन में रहकर बच्चे को स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। यानी कि पहला तो है पालना पकड़, बच्चे का जो सिर होता है माँ की बाहों में मोड़कर या फिर टिका कर रखना चाहिए और बच्चे का शरीर माँ के शरीर की तरफ होना चाहिए। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, सबसे पहले पोजीशन है पालना पकड़, यानी कि बच्चे का शरीर माँ का शरीर दोनों एक दूसरे के फ्रंट की तरफ होना चाहिए। दूसरा है क्रॉस क्रेडल होल्ड, क्रेडल होल्ड के समान, लेकिन माँ बच्चे के सिर को उल्टे हाथ से सहारा देती है। तीसरी हम लोग बात करते हैं फुटबॉल पकड़, बच्चे को फुटबॉल की तरह माँ के बाहों के नीचे दबाया जाता है और बच्चे का जो शरीर है माँ के बगल के समानांतर होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चे को जो पकड़ाने की स्थिति होती है, यानी कि स्तनपान कराते समय बच्चे को कौन सी पोजीशन में हम लोग रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए पालने में, यानी कि जो पालना होता है बच्चों का, जिसमें बच्चों को सुलाया जाता है, उनको झुलाया जाता है, तो उसमें बच्चा किस तरीके से लेटा होता है, तो यानी कि इस पोजीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे को पकड़ के रख सकते हैं और फिर स्तनपान करवाया जा सकता है। फिर दूसरी है क्रॉस पैडल, क्रॉस पैडल में क्या होता है, बच्चे को उल्टे हाथ से, सिर के उल्टे हाथ से सहारा दिया जाता है, यानी कि हम लोग इस पोजीशन में या फिर इस पोजीशन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा है फुटबॉल पकड़, फुटबॉल पकड़ यानी कि बच्चे को जब सीधा लेटाया जाता है उस पोजीशन में। तो ये तीन स्थितियाँ होती है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे को स्तनपान करवाने के लिए हम उस पोजीशन में रख सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं समय सारणी, यानी कि एक निश्चित समय बनाना, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में हम लोग उस बच्चे को क्या करवा सकते हैं, स्तनपान करवा सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा टाइम लगा कर करवाएंगे या फिर मन मर्जी हो तब उस टाइम करवाएंगे ब्रेस्ट फीडिंग, तो बच्चे के लिए अनहेल्दी हो जाता है और कहीं ना कहीं माँ की हेल्थ में भी नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें क्या करना है, बच्चे को एक निश्चित समय बना देना है, यानी कि किस टाइम पे हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। फिर हम लोग देखते हैं इसी में कि नवजात शिशु आमतौर पर हर 2 या 3 घंटे में या फिर 24 घंटे की अवधि में 8 से 10 बार स्तनपान करते हैं, यानी कि एक दिन में उस बच्चे को 8 से 10 बार स्तनपान करवाया जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है दूध पिलाने में अंतर आता है,
यानी कि जब बच्चा ज़्यादा छोटा होता है तो उस समय जो दूध पिलाने की जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसको दूध की नीड कम रहेगी, क्योंकि उसका जो अदर न्यूट्रिशन है अब वो बाहर से गेन करना भी शुरू कर सकता है। इसलिए फिर जो दूध पीने का जो टाइम टेबल होता है या फिर जो गैप होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। लेकिन फिर भी दिन के दौरान कम से कम हर 3 या 4 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। यानी कि जो नॉर्मली अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हर 2-3 घंटे में, यानी कि एक दिन में 8 से 12 घंटे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, यानी कि 8 से 12 बार दूध पिलाना चाहिए। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसके दूध की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है, लेकिन फिर भी मात्रा कम होगी तो चलेगा, लेकिन बच्चे की जो टाइमिंग होती है वो 3 से 4 बार रखनी चाहिए। फिर हम भूख के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि कब बच्चे को भूख लग रही है। अब बच्चे को भूख नहीं है फिर भी उसको दूध पिलाया जा रहा है तो वो उसको ओवर ईटिंग में आएगा, अब उसको दूध पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और उसके पेट में जम सकता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी बच्चा भूख के लिए संकेत दे या फिर कोई भी इशारा करे, रोए, तो हमें उस बातों को नोट करना चाहिए, यानी कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये संकेत कब देता है बच्चा कि जब उसको भूख लग रही है। तो हमें जब भी वो संकेत दे उस संकेत का ध्यान रखना चाहिए, जब उसे भूख हो तभी उसे दूध पिलाना चाहिए। जैसे कि जड़ मारना, हाथों को चूसना या फिर चूसने की हरकत करना। जब बच्चा ऐसे हरकतें करने लगे तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे को क्या लगी है, भूख लगी है और वो हमें इशारा कर रहे हैं। और याद रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा और माँ अद्वितीय होते हैं, इसलिए दोनों के लिए सबसे अच्छा काम करना महत्वपूर्ण है। यानी कि जनरली जो बच्चे होते हैं सारी यही चीज़ें करते हैं, यानी कि जड़ मारना, यानी कि हाथों को पैरों को पटकना शुरू कर देते हैं, अंगूठे को चूसना शुरू कर देते हैं। तो ये नॉर्मली हर बच्चे करते हैं, लेकिन हर एक बच्चा और हर एक माँ क्या होते हैं, अलग होते हैं, यानी कि क्या हम क्या कह सकते हैं, अद्वितीय होते हैं। इसीलिए हर बच्चे की, हर माँ की जो हरकतें होती है अलग अलग होती है, तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और यदि आवश्यक हो तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देने वाले या फिर स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के जो सलाहकार होते हैं उनसे हमें सहायता लेनी चाहिए। यानी कि अगर हमें कोई परेशानी हो, कोई बातें ध्यान में रखनी हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड और कोई नई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो इसके लिए हम लोग जो भी स्वास्थ्य केंद्र बने होते हैं, जो इन प्रसव यानी कि जो भी प्रसूता होती है या फिर जो भी डिलीवरी वाली महिला होती है उनको प्रसव से रिलेटेड या फिर जो स्तनपान से रिलेटेड जानकारी प्रदान करती हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो वो इन सब के बारे में और अच्छी तरीके से उन्हें डिटेल्स में बता सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर जो भी माँ है, माँ के जो स्तन होते हैं, माँ के स्तनों में अगर दूध की कमी हो जाए, हो सकता है कि माँ के शरीर में दूध बने ही नहीं, दूध की ग्रंथियाँ विकसित ना हो, अगर दूध की ग्रंथियाँ डेवलप नहीं होगी तो माँ में दूध सिक्रिएट नहीं होगा, तो वो बच्चे को स्तनपान भी नहीं करवा पाएगी। इसके लिए कारण कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि जब स्तनों में दूध की कमी हो जाती है तो किन कारण से होते हैं, ऐसा कौन सा कारण हो गया जिसकी वजह से माँ में दूध की ग्रंथियाँ डेवलप ही नहीं हुई। उसमें है अपर्याप्त ग्रंथि ऊतक, यानी कि जब ग्रंथियाँ अविकसित हो जाती है, यानी कि जब महिला में ग्रंथियाँ अविकसित होगी तो दूध का उत्पादन रुक जाएगा। फिर तीसरा है हार्मोनल मुद्दे, यानी कि अब ग्रंथियाँ विकसित किन वजह से होती है, ग्रंथियों का डेवलपमेंट किन की वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से, एंजाइम्स की वजह से। यानी कि अगर बॉडी से हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, जो एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रेशन नहीं हो रहा है, स्त्रावण नहीं हो रहा है, तो हमारी जो ग्रंथियाँ हैं वो डेवलप नहीं होंगी। अगर ग्रंथियाँ डेवलप नहीं होंगी तो दूध का उत्पादन भी नहीं होगा। यानी कि एक तो ग्रंथियाँ का उत्पादन नहीं होना और ग्रंथियाँ का जो विकसित होना है वो होता है हार्मोन्स की वजह से, और अगर हार्मोन्स से सिक्रेट नहीं होंगे तो इन ग्रंथियों का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। फिर हम लोग बात कर सकते हैं या तो हम खराब स्तनपान करा रहे हैं या फिर अप्रभावी टेक्निक, यानी कि अगर बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पा रहा है, उसको स्तनपान करने में परेशानी हो रही है या फिर इससे दूध उत्पादन में कमी हो सकती है। यानी कि जब बच्चे को स्तनपान करवाया जा रहा है और वो सही तरीके से चूस नहीं पा रहे या फिर सक नहीं कर पा रहा है, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो दूध का डेवलपमेंट आ गया, यानी कि दूध का जो उत्पादन है वो रुक जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर है तनाव या फिर थकान की वजह से। तनाव यानी कि स्ट्रेस और थकान लेट डाउन रिफ्लेक्स में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो कि दूध की जो आपूर्ति होती है, यानी कि बॉडी को जो दूध प्रोवाइड किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है, उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। फिर है चिकित्सकीय स्थितियाँ, या फिर कुछ दवाएं ऐसी हो सकती हैं या फिर मेडिकल कंडीशन के कारण भी क्या होता है, दूध के उत्पादन में बाधा आ जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इनको कुछ प्रबंधन है वो किस तरीके से किया जाता है।
यानी कि जो पंपिंग किस तरीके से की जाती है कि अधिक बार स्तनपान कराने से जो पंपिंग करने के दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि जब बार बार स्तनपान करवाया जाता है जिससे क्या होता है कि इसके प्रबंधन में हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। फिर हम लोग उचित लैब और टेक्निक का उपयोग सुनिश्चित करना। जो भी सलाहकार होते हैं, जो एडवाइज़र होते हैं, जो इन सब से रिलेटेड हमें क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि जितने भी स्वास्थ्य प्रदाता होते हैं या फिर जितने भी सलाहकार होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, इनसे कांटेक्ट करके भी हम इन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है इनके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर है प्रभावी दूध के हस्तांतरण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं ये सब। फिर है मांग करने पर, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर, नीड होने पर बच्चा अगर भूख की प्रक्रिया देता है या फिर भूख का संकेत देता है तो उसी समय हमें क्या रखना है, उसको प्रतिक्रिया देनी है, ध्यान देना है। और जब भी भूख के लक्षण दिखे उसी समय क्या करवाना है, हम लोगों को बच्चे में दूध का उत्पादन करवाना है। यानी कि बच्चे हमारे में दूध का उत्पादन हो जाएगा महिला में, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस बच्चे के भूख के संकेत मिलने पर उस बच्चे को हम स्तनपान करवा सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग आगे ये प्रबंधन कर सकते हैं कि स्तनपान के दौरान, यानी कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है उस समय अगर स्तनों को हल्का सा दबाया जाता है तो दूध का जो फ्लो है और जो हस्तांतरण है दबाने से राहत मिलती है। यानी कि जब भी ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है उस समय महिला को किया जाता है कि वह अपने जो ब्रेस्ट है उनको हल्का सा प्रेस करे, जिससे दूध का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। फिर है त्वचा से त्वचा, यानी कि स्किन टू स्किन का कांटेक्ट। जब बच्चे त्वचा से पकड़कर रखने से दूध के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और जुड़ाव यानी कि कनेक्शन में बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा कनेक्शन किससे होते हैं, माँ का और बच्चे का, यानी कि जो इमोशनल अटैचमेंट होता है इससे क्या होता है, जब स्किन टू स्किन टच होता है, यानी कि जब स्किन टू स्किन टच किया जाता है जिससे क्या होता है कि जो दूध की जो ग्रंथियाँ होती है उनको क्या होता है, सिक्रेट करने में मदद करता है। फिर है अपर्याप्त जल योजन और पोषण, यानी कि अब बच्चे के लिए दूध पीने में कमी हो रही है, माँ में दूध का जो सिक्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है। वो किस वजह से, अगर माँ पूरी तरीके से हाइड्रेट नहीं है, माँ के शरीर में पानी की कमी हो गई है, ठीक है, या फिर पौष्टिक आहार की कमी हो गई है, वह पोषक तत्वों को भरपूर नहीं ले पा रही, जिससे दूध के उत्पादन में कमी आएगी। तो महिला को पूरी तरीके से हाइड्रेट रख सकते हैं। इसके साथ साथ उनको जो पोषक तत्व है, जितना भी पौष्टिक आहार है वो उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे जो दूध का उत्पादन है वो अच्छी तरीके से बढ़ जाता है और बच्चे को प्रोवाइड किया जा सकता है। महिला में तनाव का प्रबंधन करना, यानी कि टेंशन को दूर करना, तनाव को कम करने और खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना चाहिए। यानी कि महिला को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसको स्वयं के साथ साथ तनाव को तो कम करना ही है और खुद की देखभाल करते हुए, यानी कि अगर वह खुद स्वस्थ रहेगी तो बच्चे के लिए जो दूध का उत्पादन है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा और बच्चे को पोषण मिल पाएगा। इसलिए तनाव को कम करने की आवश्यकता होती है। फिर है दवाएँ और कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स, यानी कि कुछ दवाएँ ऐसी होती है जो इस तरीके से जो केस होते हैं उनमें मदद करती है। जैसे कुछ मामलों में दूध की आपूर्ति बढ़ाने में मदद करने के लिए, यानी कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए में जो मदद करते हैं उनमें कुछ दवाइयाँ या फिर कुछ जो हर्बल सप्लीमेंट होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि स्तनपान के दौरान कोई भी सप्लीमेंट या फिर कोई भी दवाई लेने से पहले हमें किससे कॉन्टेक्ट करना है, कोई भी स्वास्थ्य प्रदाता, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जानकारी देने वाले जितने भी लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सेंटर्स, क्लिनिक, जितने भी लोग होते हैं उन सबसे पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें उन दवाइयों या फिर जितने भी हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये जो हमारा टॉपिक था ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने जो भी नवजात शिशु होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं, महिला को उसके शरीर में हम लोग क्या नए चेंजेस कर सकते हैं, वो अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकती है, जिसके द्वारा बच्चे को सही तरीके से और उचित मात्रा में स्तनपान करवाया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नई क्लास में देखेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।